एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अविविजन में। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी इंटरनेशनल रिलेशंस के रियलिस्ट अप्रोच के टू मोस्ट कंटेम्परेरी थिंकर्स को देखेंगे, जिनमें फर्स्ट है जॉर्ज एफ कैनन, सेकंड है E.H. कार। तो इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ हैंस जे मॉर्गेनथौ के द्वारा दिए गए रियलिज्म के 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को भी देखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यह रियलिस्ट अप्रोच का वीडियो पार्ट 3 होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और यदि आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर अविविजन को सर्च करें तथा हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स एवं इम्पॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल होंगे। और यदि आपको इस टॉपिक का भी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक जानकारी आपको और देना चाहता हूँ कि आइडियलिस्ट अप्रोच के ऊपर 2 वीडियो और रियलिस्ट अप्रोच की 2 वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल अविविजन पर अपलोड कर दी है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखिए, या उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से भी जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तभी इस वीडियो को देखें, इससे रियलिस्ट अप्रोच की बेहतर कॉन्सेप्ट को आप बिल्ड कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं जॉर्ज एफ कैनन के साथ। जॉर्ज एफ कैनन का पूरा नाम जॉर्ज फ्रॉस्ट कैनन है और ये एक अमेरिकन डिप्लोमेट है। आपको याद रखना है कि जॉर्ज एफ कैनन का पूरा नाम क्या है, जॉर्ज फ्रॉस्ट कैनन, और ये एक अमेरिकन डिप्लोमेट है। इनकी एक बुक पब्लिश होती है एक्स आर्टिकल के नाम से 1947 में। और आपको याद रखना है कि ही इज नॉन एज मिस्टर एक्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जॉर्ज एफ कैनन को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मिस्टर एक्स के नाम से जाना जाता है। ही इज नॉन एज मिस्टर एक्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि वो कौन से कंटेम्प्रेरी रियलिस्ट स्कॉलर हैं जिन्हें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मिस्टर एक्स के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है जॉर्ज एफ कैनन, अर्थात जॉर्ज फ्रॉस्ट कैनन। आपके मन में एक प्रश्न जरूर आ रही होगी कि आखिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के मिस्टर एक्स के रूप में इन्हें क्यों जाना जाता है। तो देखिए, इसका कारण यह है कि इनके द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया जाता है। इनके द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया जाता है एक्स के नाम से, और ये अपना नाम नहीं बताते हैं, और एक्स के नाम से एक आर्टिकल पब्लिश किया जाता है फॉरेन अफेयर्स नामक मैगजीन में। इनका जो आर्टिकल है वो पब्लिश होता है फॉरेन अफेयर्स नामक मैगजीन में, और इस आर्टिकल को पब्लिश किया जाता है इस मैगजीन में, जिसका हेडिंग होता है द सोर्सेस ऑफ सोवियत कंडक्ट
1947। इसका हेडिंग क्या रहता है इस आर्टिकल का? द सोर्सेस ऑफ सोवियत कंडक्ट 1947। इसके अंतर्गत जॉर्ज एफ केनन अमेरिकन गवर्नमेंट को यह सलाह देते हैं कि यदि आपको यूएसएसआर पर कंट्रोल स्थापित करना है तो आपको पावर का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अमेरिकन गवर्नमेंट को वो क्या सलाह देते हैं इस आर्टिकल के तहत? इस आर्टिकल के तहत वो अमेरिकन गवर्नमेंट को यह सलाह देते हैं, यह सजेस्ट करता है कि यदि आपको यूएसएसआर पर कंट्रोल स्थापित करना है तो आपको पावर का इस्तेमाल करना होगा, पावर का प्रयोग करना होगा। और इसके अंतर्गत वे यह भी सलाह देते हैं कि ईरान जैसे देशों पर जहां यूएसएसआर का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, यूएसएसआर की जो लाल सेनाएं हैं वो ईरान के ऊपर अधिकार कर लेती हैं और सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ तब भी उसकी सेनाएं वहीं पर बनी रहती है। तो इसलिए जॉर्ज एफ केनन अमेरिकन गवर्नमेंट को इस आर्टिकल के द्वारा यह सलाह देने का कार्य करता है कि यदि आपको यूएसएसआर पर कंट्रोल करना है, नियंत्रण स्थापित करना है, तो आपको पावर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये जो आर्टिकल है वो जॉर्ज एफ केनन अपना नाम न बताकर एक्स नाम से लिखते हैं और फॉरेन अफेयर्स नामक मैगजीन में इसे पब्लिश किया जाता है। इसीलिए इन्हें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मिस्टर एक्स कहा जाता है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। सेकेंड जो इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है अमेरिकन डिप्लोमेसी 1900 to 1950, जो कि 1951 में पब्लिश हुई थी। ये जो बुक है इनकी वो 1951 में पब्लिश हुई थी और इनके द्वारा जो आर्टिकल लिखी जाती है बाद में इसे ही एक बुक के रूप में पब्लिश किया जाता है 1947 में ही एक्स आर्टिकल के नाम से। तो ये भी बात याद रखना है। इनके दो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, एक्स आर्टिकल 1947 और सेकेंड है अमेरिकन डिप्लोमेसी 1900 to 1950, जो कि 1951 में पब्लिश हुई थी। इनकी एक और फेमस बुक है जिसका नाम है अराउंड द क्रैक्ड हिल अ पर्सनल एंड पॉलिटिकल फिलोसॉफी, जो कि 1993 में पब्लिश हुई थी। इस बुक को भी आप ध्यान में रखेंगे। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमेशा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन फैक्ट्स को याद रखना होगा, इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट जो हमारे कंटेम्पररी रियलिस्ट थिंकर हैं वो हैं E.H. कार। इनका पूरा नाम है एडवर्ड हॉलेट कार और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है द 20 Years Crisis 1919 to 1939 एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि 1939 में पब्लिश हुई है। बुक का पूरा नाम आप याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में बुक का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। द 20 Years Crisis 1919 to 1939 एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि 1939 में ये बुक पब्लिश हुई है। और अपने इसी बुक में E.H. कार लिबरल अप्रोच को, जिसे हम आइडियलिस्ट अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, लिबरल अप्रोच और आइडियलिस्ट अप्रोच को उन्होंने यूटोपिया कहकर पुकारा है। यूटोपिया का क्या अर्थ होता है? यूटोपिया का अर्थ होता है कल्पना। उन्होंने कहा है कि उदारवाद राजनीति की वास्तविकताओं पर आधारित ना होकर कल्पना पर आधारित है और उदार आदर्शों पर आधारित है। इसलिए E.H. कार ने
अपने इस बुक में आइडियलिस्ट अप्रोच को यूटोपिया कहकर पुकारा है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि कौन से वो स्कॉलर हैं जिन्होंने आइडियलिस्ट अप्रोच को यूटोपिया कहकर पुकारा है। तो आपको नाम याद रखना है E.H. कार। E.H. कार के द्वारा आइडियलिस्ट अप्रोच को यूटोपिया कही जाती है। तो याद रखिएगा, ये एक फैक्ट है जो आपको दिमाग में रखना है। इन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा इंटरनेशनल लॉ या ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकता जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। जैसा कि आइडियलिस्ट थिंकर्स के द्वारा बात की जाती है कि यदि आप इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लॉ का निर्माण करते हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं तो उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। लेकिन E.H. कार इस बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि कोई भी ऐसा इंटरनेशनल लॉ या ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकता जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। और उन्होंने कहा है कि उदारवादी लिबरलिस्ट्स जो ऐसा बात करते हैं ये तो सिर्फ उनकी कल्पना है, और इसी कारण से उदारवादियों को अर्थात आदर्शवादियों को उन्होंने यूटोपिया कहकर पुकारा है, जिसे व्यवहार में या आप कह लीजिए कि प्रैक्टिकली उसे कभी भी लागू नहीं किया जा सकता, कभी भी उसे धरातल पर नहीं उतारा जा सकता। और जिसे प्रैक्टिकली लागू नहीं किया जा सकता, जिसे व्यवहारिक रूप में लागू नहीं किया जा सकता, जिसे धरातल पर नहीं उतारा जा सकता, उसे ही तो हम लोग यूटोपिया कहते हैं। तो बस यही बात है। अपने इस बुक के अंतर्गत द 20 Years Crisis 1919 to 1939 एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, अपने इस बुक के अंतर्गत वो शक्तिशाली राष्ट्र और कमजोर राष्ट्र का भी कॉन्सेप्ट हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि इस विश्व के अंदर कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जो शक्तिशाली हैं तथा वे अपनी शक्ति को बनाए रखना चाहते हैं, और जो कमजोर राष्ट्र हैं वो भी अपना शक्ति हमेशा बढ़ाने की सोचते रहते हैं। अपने शक्ति में वृद्धि करने के लिए वे सोचते ही रहते हैं, और शक्तिशाली राष्ट्र पावर को मैक्सिमम करने के लिए सोच रहे हैं, और कमजोर राष्ट्र भी अपने पावर को मैक्सिमम करने के लिए सोच रहे हैं, ताकि वे अपने एग्जिस्टेंस को इंश्योर कर सके। तो दोनों के बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट होता है? देखिए, कारण यह है कि जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं वो अपने को हमेशा ही शक्तिशाली बनाकर रखना चाहते हैं, वो भी पावर बढ़ाना चाहते हैं और हेजीमनी बनना चाहते हैं। हेजीमनी का तात्पर्य यह है कि विश्व में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान को मेंटेन करके रखना, नायकत्व की स्थिति को मेंटेन करके रखना, प्राधान्य की स्थिति को मेंटेन करके रखना, यानी विश्व में ऐसा सर्वोच्च सत्तावादी बनना जिसकी जो बातें हैं वो पूरा विश्व माने। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेरिका ऐसा ही एक हेजीमनी है। और अपने इस बुक में उन्होंने पेरिस की संधि, जिसे कि हम वर्साइल ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1919 में हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ये कार कहते हैं कि ये संधि एक भेदभावपूर्ण संधि है, और इस संधि के द्वारा जर्मनी को कमजोर किया गया, और जो देश कमजोर हो जाता है वो अब ऊपर आना चाहेगा, पावर में आना चाहेगा। तो 1919 के पेरिस की संधि में जर्मनी के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे कि आप इतनी सेनाएं नहीं रख सकते।
जितनी भी आपके पास जल सेनाएं हैं उसको आपको खत्म करनी होगी, और सीमित मात्रा में उनको हथियार बनाने के लिए कहा गया था। या आप एक तरह से कह लीजिए कि उनको हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जर्मनी पर, और जर्मनी को कुछ हर्जाना देने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जर्मनी के कारण ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफी नुकसान होता है। तो कमजोर राष्ट्र हमेशा पावर में आना चाहेगा और पावरफुल राष्ट्र उसे रोकने का प्रयास करेगा। ऐसी स्थिति में उन दोनों के बीच युद्ध होगा, और यही कारण है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इस पुस्तक में वे यही बताते हैं कि इसी कारण से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। जर्मनी जैसे राष्ट्र पावरफुल बनना चाहते थे, और ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और यूएसएसआर अपनी शक्ति को बनाए रखना चाहते थे। तो इनकी ये फेमस बुक है द 20 ईयर्स क्राइसिस, जो कि 1939 में पब्लिश हुई थी। और इसमें 1919 से लेकर 1939 के बीच जो भी घटनाएं घटती है, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पेरिस की संधि, इन सारे घटनाओं के कारण और प्रभाव को समझाने की कोशिश की गई है E.H. कार के द्वारा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। सेकेंड जो इनकी बुक है उसका नाम है व्हाट इज हिस्ट्री, जो कि 1961 में पब्लिश हुई थी। और अपने इसी बुक में E.H. कार यथार्थवाद तथा आदर्शवाद के बीच विभाजन को स्पष्ट करते हैं, और वे कहते हैं कि इतिहास कारण तथा परिणाम का एक क्रम है जिसका विश्लेषण किया जा सकता है, जिसको एनालाइज किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि सिद्धांत से व्यवहार नहीं बनता है, लेकिन व्यवहार से सिद्धांत जरूर बनता है। और अपने इस पुस्तक में उन्होंने इस बात को भी कहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी घटनाएं हो रही है, व्यवहार में ये सभी हो रही है, प्रैक्टिकल रूप में हो रही है, तो इसको समझने के लिए सिद्धांत का निर्माण होता है। ऐसा नहीं है कि हमने पहले ही कोई सिद्धांत बना दिया और उसकी सहायता से वर्ल्ड सिस्टम को समझ रहे हों, ऐसा नहीं होता है। पहले आपके सामने घटनाएं घटती हैं और उनको समझने के लिए ही किसी न किसी थियरी का निर्माण होता है। तो व्हाट इज हिस्ट्री 1961 अपने इस बुक में वे इसी बात का जिक्र करता है कि सिद्धांत से व्यवहार नहीं बनता है, बल्कि व्यवहार से सिद्धांत का निर्माण होता है। पहले घटनाएं घटती है, उसके बाद उन घटनाओं को समझने के लिए हम सिद्धांत का निर्माण करते हैं। आई होप कि आप समझ पाएंगे। इनके जो अदर इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसका नाम है नेशनलिज्म एंड आफ्टर, जो कि 1945 में पब्लिश हुई थी। एंड सेकेंड बुक है द रशियन रिवॉल्यूशन फ्रॉम लेनिन टू स्टालिन 1917 टू 1921, जो कि 1979 में पब्लिश हुई थी। तो ये दो बुक को भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक द 20 ईयर्स क्राइसिस 1919 टू 1939, जो कि 1939 में पब्लिश हुई थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है और ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछी जा चुकी है। तो ये बुक का नाम आप याद रखिएगा और इनसे रिलेटेड जो स्कॉलर हैं उनका नाम आप याद रखिएगा। इनके प्रकाशन वर्ष को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये चार बुक द 20 ईयर्स क्राइसिस 1939, व्हाट इज हिस्ट्री 1961, द रशियन रिवॉल्यूशन फ्रॉम लेनिन टू स्टालिन 1979 और एक नेशनलिज्म एंड आफ्टर 1945, ये चार बुक आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए अब समझते हैं हेंस जे मोर्गेनथॉ के द्वारा दिए गए रियलिज्म के 6 प्रिंसिपल्स को। हेंस जे मोर्गेनथॉ एक क्लासिकल रियलिस्ट थिंकर हैं और वे पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सर्वप्रथम यथार्थवाद का सैद्धांतिक आधार हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। रियलिज्म के 6 प्रिंसिपल्स में
उनका पहला प्रिंसिपल है कि मानवीय स्वभाव के वस्तुनिष्ठ कानूनों पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थियरी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। उनका फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि पॉलिटिकल थियरी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। मॉर्गेंथु राजनीतिक यथार्थवाद के पहले नियम में लिखते हैं कि राजनीति सामान्य समाज की तरह उस वस्तुनिष्ठ नियमों द्वारा संचालित होती है जिसकी जड़ें मानव स्वभाव में है। इंग्लिश में पॉलिटिक्स लाइक सोसाइटी इन जनरल इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज दैट हैव देयर रूट्स इन ह्यूमन नेचर। अर्थात उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मूल रूप में मनुष्य के वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर आधारित होती है। मनुष्य के वस्तुनिष्ठ स्वभाव, अर्थात वे कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव वस्तुनिष्ठ है, वो कभी बदलता नहीं है। और मॉर्गेनथॉ ने मनुष्य के स्वभाव को मूल रूप में प्रभुत्व की आकांक्षा रखने वाला कहा है। प्रभुत्व की आकांक्षा रखने वाला कहा है। इसीलिए हैंस जे मॉर्गेनथॉ का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये संघर्ष संक्रमणकालीन नहीं है, अपितु शाश्वत है, हमेशा के लिए है। ये संघर्ष की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा के लिए बनी रहेगी, क्योंकि ह्यूमन नेचर स्वार्थ से प्रेरित होता है। मानव का स्वभाव कैसा है? स्वार्थपूर्ण है, सेल्फिश है मानव। वे सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए सोचते हैं। इसलिए यदि आपको राजनीति को समझना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना है, तो सबसे पहले आपको ह्यूमन नेचर को समझना होगा। व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है कि वह हमेशा यश एवं शक्ति प्राप्त करना चाहता है। व्यक्ति लालची एवं स्वार्थी है और मानवों की इच्छाएं अनंत होती हैं। मानव क्यों शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं? मानव अपनी सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो हैंस जे मॉर्गेनथॉ का कहना है कि चूंकि मानव स्वभाव वस्तुनिष्ठ है, वो कभी बदल नहीं सकता, और इस विश्व को चलाने वाले जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो चूंकि मानव हैं, अतः वे ऐसे नियम बनाएंगे जिनसे उनका राष्ट्र सुरक्षित रहे और राष्ट्र के अंदर जो व्यक्ति हैं वो सुरक्षित रहे। अर्थात सबसे पहले वो अपने राष्ट्रीय हित को देखेंगे। अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए वे किसी भी प्रकार के नियमों को स्थापित कर सकता है। अर्थात हैंस जे मॉर्गेनथॉ के नजरों में मानव प्रकृति महत्वपूर्ण है, ह्यूमन नेचर महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा है कि मानव के व्यवहार के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्माण चूंकि मानव द्वारा होता है, नीति निर्माता मानव होते हैं, अतः जैसा मानव होगा वैसा ही राज्य होगा, जैसा मानव होगा वैसा ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति होगी। तो आई होप कि उनके द्वारा दिए गए फर्स्ट प्रिंसिपल को आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है जो इनका सेकेंड प्रिंसिपल है, वो है राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नेशनल पावर। इसके अंतर्गत अर्थात राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित के अंतर्गत हैंस जे मॉर्गेनथॉ कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र राष्ट्रीय हित होता है।
जिसे प्रत्येक राज्य शक्ति के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करता है। राष्ट्रीय हित का क्या अभिप्राय है? नेशनल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? नेशनल इंटरेस्ट का अभिप्राय होता है राष्ट्र के उन केंद्रीय मूल्यों को प्राप्त करना जिसे प्रत्येक राष्ट्र राज्य अर्जित करना चाहता है। और किसी राष्ट्र का सबसे प्रमुख नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है? अपने सिक्योरिटी को इंश्योर करना, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना उसका प्रमुख राष्ट्रीय हित होता है। नेक्स्ट जो इनका प्रिंसिपल है वो है कि नेशनल इंटरेस्ट इज ऑलवेज डायनेमिक। अर्थात मॉर्गेनथॉउ का कहना है कि राष्ट्रीय हित सदैव परिवर्तनशील होते हैं। और उन्होंने राष्ट्रीय हित का कोई वस्तुनिष्ठ अर्थ तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय हित देश काल और परिस्थितियों के सापेक्ष होता है। राजनीतिक यथार्थवाद यह मानता है कि राष्ट्रीय हित ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सार है, परंतु फिर भी राजनीतिक यथार्थवाद शक्ति पर आधारित राष्ट्रीय हित के विचार को किसी शाश्वत अथवा सदैव के लिए निश्चित दृष्टिकोण से नहीं बांधता। क्योंकि हैंस जे मॉर्गेनथॉउ का मत है कि परिस्थितियां उन राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करती है जिनके आधार पर राजनीतिक निर्णय लिए जाता है। अतः बदलती हुई परिस्थितियों के संदर्भ में राष्ट्रीय हित का विचार करके शक्ति पर जोर दिया जाना चाहिए। अर्थात यह कहा जा सकता है कि मॉर्गेनथॉउ यथार्थवाद के अपने तीसरे सिद्धांत में इस बात पर बल देते हैं कि राष्ट्रीय हित का कोई वस्तुनिष्ठ अर्थ नहीं होता, बल्कि राष्ट्रीय हित देश काल और परिस्थितियों के सापेक्ष होता है। नेक्स्ट जो उनका प्रिंसिपल है वो कहता है कि अमूर्त नैतिक नियम राजनीति पर लागू नहीं किए जा सकते। Abstract moral principles cannot be applied to politics। इस सिद्धांत के अंतर्गत मॉर्गेनथॉउ कहते हैं कि राजनीतिक यथार्थवाद नैतिक नियमों के महत्व को मानता है, परंतु उसका यह दृढ़ विश्वास है तथा सर्वमान्य स्वरूप के रूप में उन्हें राज्य कार्यों पर लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि यथार्थवाद नैतिक नियमों के महत्व को स्वीकार नहीं करता, वो स्वीकार करता है, लेकिन उनका कहना है कि ये नैतिक नियम राजनीति पर लागू नहीं किए जा सकते। उन्हें समय और स्थान की ठोस परिस्थितियों की कसौटी पर कसा जाना चाहिए और परिस्थितियों के अनुकूल उनका चयन करना चाहिए। यथार्थवाद की मान्यता है कि राष्ट्रों के नैतिक सिद्धांतों का पालन विवेक और संभावित परिणामों के आधार पर करना चाहिए, क्योंकि बिना विवेक के राजनीति नैतिकता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मॉर्गेनथॉउ ने यह भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिकता से संचालित नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिकता से संचालित नहीं होती है। मॉर्गेनथॉउ का मूल मान्यता यह है कि राजनीति का संचालन शक्ति और राष्ट्रीय हित से होता है, न कि नैतिकता से। नेक्स्ट जो उनका प्रिंसिपल है वो है विश्व और राष्ट्र के सामान्य नैतिक नियम भिन्न भिन्न होते हैं। डिस्टिंक्टिव लॉज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल बिहेवियर। इसमें वो क्या बात करता है? इसमें वो कहते हैं कि राजनीतिक यथार्थवाद सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को राष्ट्र के नैतिक मूल्यों से अलग मानता है।
राजनीतिक यथार्थवाद सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को राष्ट्र के नैतिक मूल्यों से अलग मानता है। किसी सार्वभौम नैतिक कानून का पालन प्रत्येक देश के लिए अवश्य ही लाभदायक होगा, यह कोई जरूरी नहीं है और यह सही भी नहीं है। इनके द्वारा यह कहा जाता है कि कोई भी ऐसा सार्वभौमिक सिद्धांत का निर्माण नहीं किया जा सकता, कोई भी ऐसा सार्वभौमिक नैतिकता का पालन नहीं किया जा सकता जो कि सभी देशों पर उसे लागू किया जा सके, और प्रत्येक राष्ट्र के लिए वह सार्वभौम नैतिक कानून लाभदायक होगा, यह कोई आवश्यक नहीं है। यह भी संभव है कि वह उस राष्ट्र के लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न कर दे। नैतिक सिद्धांतों के लिए अपने राष्ट्रीय हितों की बलिदान कर देना किसी भी व्यक्ति के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं माना जा सकता। साथ ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नैतिकता की तिलांजलि दे देने को भी इतिहासकार उचित नहीं मानते। ये दोनों ही अतिवादी हैं। और बचाव क्या है? बचाव का उपयुक्त मार्ग यही है कि प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हितों की दिशा में अग्रसर हो, अर्थात राजनीति का संचालन राष्ट्रीय हित के आधार पर हो। इसलिए हैंस जे मॉर्गेनथौ कहते हैं कि हमारा सार्वभौमिक नैतिकता से अभिप्राय है उन सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को अपनाना जिन्हें देश काल से निरपेक्ष माना जाता है। सार्वभौमिक नैतिकता से क्या अभिप्राय है? सार्वभौमिक नैतिकता से अभिप्राय है उन सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को अपनाना जिन्हें देश काल से निरपेक्ष माना जाता है, जबकि मॉर्गेनथौ विवेक और राष्ट्रीय हित के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वर्णन करता है, न कि सार्वभौमिक नैतिकता के आधार पर। तो ये बात आपको याद रखनी है। लास्ट जो उनका 6th प्रिंसिपल है वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता। राजनीतिक यथार्थवाद राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता को मान्यता प्रदान करता है और इसमें राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए शक्ति के प्रयोग को वही प्रमुखता दी जाती है जो अर्थशास्त्र में हित के साधन के रूप में धन को। मॉर्गेनथौ ने राजनीति को एक स्वायत्त प्रक्रिया कहा है और उन्होंने राजनीति का विश्लेषण करते हुए कहा है कि राजनीति का स्वरूप चाहे घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय एक समान होता है, क्योंकि राजनीति मूलतः शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर सिर्फ इतना है कि घरेलू क्षेत्र में राज्य नामक संप्रभु सत्ता होने के कारण इन संघर्षों पर नियंत्रण किया जा सकता है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आप क्या देखते हैं? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में सेंट्रल अथॉरिटी का प्रेजेंस होता है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सेंट्रल अथॉरिटी का अब्सेंस होता है, मतलब अभाव होता है। वहां किसी भी प्रकार की केंद्रीय सत्ता नहीं है, किसी भी प्रकार की विश्व सरकार नहीं है जो राज्यों की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले सके। जबकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी भी केंद्रीय सत्ता का अभाव होने के कारण ये संघर्ष अनियंत्रित हो जाते हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अगर संघर्ष होता है, स्ट्रगल होता है, तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक सुप्रीम अथॉरिटी होता है। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किसी भी प्रकार की सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, और इसके अभाव होने के कारण ये जो स्ट्रगल है वो अनियंत्रित हो जाता है। और मॉर्गेनथौ ने राजनीति को इतना अधिक महत्व दिया कि वह उसे स्वायत्त मानता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को उन्होंने स्वायत्त दर्जा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को उन्होंने स्वायत्तता प्रदान करने की बात कही है। राजनीतिक यथार्थवाद राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता को मान्यता देता है। तो ये इनका 6th प्रिंसिपल था। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे कि इनका 1st प्रिंसिपल क्या है
इनका फर्स्ट प्रिंसिपल है कि मानवीय स्वभाव के वस्तुनिष्ठ कानूनों पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत। सेकेंड है राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित। थर्ड है हित सदैव परिवर्तनीय होता है। फोर्थ है अमूर्त नैतिक नियम राजनीति पर लागू नहीं किए जा सकते। और फिफ्थ है विश्व व राष्ट्र के सामान्य नैतिक नियम भिन्न भिन्न होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता की बात करता है। तो ये जो इनका सिक्स्थ प्रिंसिपल्स है वो आप याद रखेंगे, आप लर्न करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको पूछी जा सकती है इन्हें क्वेश्चन के रूप में। आपसे पूछा जा सकता है कि हैंस जे मोर्गेनथॉ के निम्नलिखित में से दिए गए यथार्थवादी सिद्धांत में कौन सा गलत है या कौन कौन से सही हैं। इस तरह से करके आपको क्वेश्चन पूछे जा सकता है। तो इन सारे टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए, लर्न कीजिए। और इंटरनेशनल रिलेशंस के जितने भी अप्रोच हैं उनसे रिलेटेड मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट करूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने के बाद, और आई होप कि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो अपने ओपिनियन को कमेंट करें, अपने सजेशन कमेंट करें, और इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्जाम, पॉलिटिकल साइंस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।